सीसी गुरुकुल लेक्चर सीरीज के अंतर्गत जो प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर चर्चाओं की श्रृंखला है, उसमें आप सबों का स्वागत। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका संदर्भ दक्षिण भारतीय आरंभिक मध्यकालीन युग से है। और जब हम आरंभिक मध्यकालीन युग की बात करते हैं तो मोटे तौर पर आप 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक के कालखंड को मान सकते हैं। और इस समय जो राजनीतिक इकाइयां या राजनीतिक साम्राज्य हमें दक्षिण भारतीय मानचित्र पर, ऐतिहासिक मानचित्र पर मिलता है, उसमें चोल, चेर, पांड्य काफी प्रमुखता से आते हैं, पल्लव हैं, राष्ट्रकूट और चालुक्य की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो मूलतः आज जिस विषय को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि कैसे, किन प्रक्रियाओं के जरिए, पहले तो हम कुछ जो इतिहास लेखन की परिपाटी रही है उसकी चर्चा करेंगे, जिसे हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, और उसकी चर्चा हम लोग इस चर्चा के पहले खंड में कर चुके हैं। उसको आगे बढ़ाते हुए जो इतिहास लेखन है, हिस्टोरियोग्राफी है, उसकी चर्चा को पूरी करने के पश्चात हम यह कोशिश करेंगे कि किन प्रक्रियाओं के जरिए मध्यकालीन, जो आरंभिक मध्यकालीन युग है, उसमें इस प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है, नाम से वो सिमिलर लग रहे हैं, जैसा कि संगम साहित्य में भी उनका उल्लेख है, परंतु उनकी प्रकृति और स्वरूप बिल्कुल अलग है। अब वो एक मोनार्किकल फॉर्म ले चुका है उनकी पॉलिटी, और अब वो एम्पायर के तौर पर विराजमान है। जैसे चोल साम्राज्य के तौर पर हमें 9वीं 10वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, वैसे ही अगर उसके पहले स्वरूप को देखें तो वो नाम निश्चित रूप से सेम है, चोल, चेर, पांड्य संगम साहित्य में, परंतु उनकी जो पॉलिटी है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल एपरेटस है, वो बिल्कुल अलग था। वो आप जनजातीय से ज्यादा उसे नहीं आंक सकते, जबकि यहाँ संसाधन के तौर पर एक राज्य व्यवस्था को ज्यादा संसाधन उपलब्ध है, उसके इंपीरियल एपरेटस हैं, उसके पास अन्य तरीके हैं जिससे वो अपनी अभिव्यक्ति, अपनी पावर की अभिव्यक्ति कर सकता है। उसके कई कैंपेन्स हैं जो कि जिसकी चर्चा हम सभी करते हैं। सिलोनीज कैंपेन है श्रीलंका के ऊपर, या साउथ ईस्ट एशिया में जो मैरीटाइम फोरेज इस समय बनाई जा रही हैं इन पॉलिटीज के द्वारा। तो ये मसला है। अब जो इतिहास लेखन की चर्चा हम लोग इस चर्चा के पहले खंड में कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि 1850 के बाद 1886 के आसपास ई हुल्ज हमें मिलते हैं, और इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एपिग्राफी मद्रास गवर्नमेंट को हेड किया था, और उन्होंने काफी जो एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं उसको सामने लाया, उसे कंपाइल किया, उसे डिसाइफर करने की कोशिश की, उसका पब्लिकेशन किया गया, उसे एडिट करने की कोशिश की गई, और उसकी एक वाइडर एकेडमिक ऑडियंस को प्रस्तुत किया गया उसके ऊपर अपने मत रखने के लिए। इसी कैपेसिटी में मद्रास गवर्नमेंट के एपिग्राफी के हेड के तौर पर आगे जाकर वी वेंकैया मिलते हैं, एच कृष्णा शास्त्री मिलते हैं, और इन लोगों ने भी स्रोतों को दक्षिण भारतीय जो अभिलेख हैं, जो एपिग्राफिक सोर्सेस हैं, उसको और भी सघन बनाने में, उसकी नई खोज करने में काफी मदद की। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय, जैसे ट्रेवनकोर, मैसूर, कोचिन, हैदराबाद, इन लोगों ने भी अपने तरीके से अपने इलाके में अपना
जो अपनी उनकी पहुंच है उसका प्रयोग करते हुए कई अभिलेखों को संग्रहित किया। और इसके फलस्वरूप, इन सभी चीज़ों के फलस्वरूप हम देखते हैं कि 19वीं सदी के दूसरे हाफ और 20वीं सदी के पहले हाफ में देयर इज सम काइंड ऑफ एन स्पर्ट इन एपिग्राफिक पब्लिकेशंस। और जो अभिलेख हैं या शिलालेख हैं उससे जुड़े जितने भी पब्लिकेशंस हैं उसकी संख्या सहसा बढ़ सी गई थी। और इसके अलावा स्रोतों के तौर पर दक्षिण भारतीय आरंभिक मध्यकालीन युग के इतिहास को लिखने के लिए संगम साहित्य का भी काफी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। हालांकि वो उसे कंपाइल करने का समय तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी रहा होगा, परंतु वो अपने से भी पुराने कालखंड के बारे में हमें बताता है, क्योंकि ये संकलन है। संगम साहित्य मूलतः एक ऐतिहासिक प्रक्रिया या जो भी उसका कंटेंट है उसे बाद में संकलित किया गया इस समय, परंतु जिस समय का है वो लगभग मौर्य काल से जुड़ा हुआ, आप कह सकते हैं तीसरी दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के क्रियाकलापों का उसमें वर्णन है। इसके अलावा भक्ति साहित्य, चूंकि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, शैविज्म, विष्णुइज्म, इस प्रकार की परंपराओं और संप्रदायों के अंतर्गत, और भक्ति साहित्य, भक्ति संत एक जगह से दूसरे जगह विचरण करते थे, वो अपनी बातों को लोगों के बीच रखते थे। और इन सभी चीजों का भी, जब वो किसी दूसरे मंदिर के आसपास जाते थे तो इन सभी चीजों का भी उल्लेख हमें टेम्पल एपिग्राफी में मिलता है। दीवार की मंदिरों के दीवार पर एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स इन चीज़ों का वर्णन करते हैं, जिसमें संतों की तिथि का हमें ठोस आधार मिलता है, उनके साहित्य का वर्णन मिलता है, उनके दर्शन के बारे में, उनकी जो फिलॉसफी है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ हमें जानकारी मिलती है भक्ति साहित्य को पढ़ने से। तो एक कह सकते हैं कि जो भी डिटेल्स हमें अदरवाइज पता होता था दक्षिण भारत के संदर्भ में, आरंभिक मध्यकाल के संदर्भ में, उसे एक क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क मिल गया भक्ति साहित्य के एपिग्राफिक रिकॉर्ड से, क्योंकि वो बिल्कुल ज्ञात था और वो ठोस था। 1920-1930 के पश्चात, जैसा मैंने पिछले अपनी चर्चा में आपसे बताया कि नीलकांत शास्त्री एक बड़े इतिहासकार के तौर पर दक्षिण भारतीय संदर्भ में हमें देखने को मिलते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट काफी मास्टरली मानी गई साउथ इंडियन हिस्ट्री की। मूलतः एम्पिरिसिस्ट हैं, परंतु एम्पिरिसिस्ट का मतलब वो साक्ष्य को सामने रखकर इतिहास लिखते हैं। साक्ष्यों पर काफी ज्यादा बल होता है, एविडेंस के तौर पर उसे साइट करने की कोशिश होती है। परंतु एक एम्पिरिसिस्ट के साथ साथ अगर आप हाइंडसाइट में देखें तो उनकी राइटिंग्स में आपको एक गोल्डन एज नॉस्टैल्जिया भी देखने को मिलता है, कि एक बड़ा साम्राज्य था, बड़ा कुशल शासक था या बड़ा प्रभावी शासक था। तो एक जो दक्षिण भारतीय इतिहास से और उसकी पॉलिटिकल अटेनमेंट से जो एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है, गोल्डन एज की छवि जो बनती है, विच इज अगेन पार्ट ऑफ द टाइम ही वॉज राइटिंग इन। और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश की जो लेजिटिमेसी है, ब्रिटिश रूल की जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, उसको काउंटर करने के लिए भी ये काफी सहायक सिद्ध हुआ कि भारतीय इतिहास में काफी लंबे समय से एक बड़े भूभाग पर कोई शक्तिशाली राजा राज करता था, और वो भारत के बाहर के इलाकों पर भी अपना आधिपत्य जमा सकने की हैसियत रखता था, वगैरह वगैरह। तो इस तरह का एक एयर जो है नॉस्टैल्जिया का, गोल्डन एज नॉस्टैल्जिया का, वो नीलकांत शास्त्री के रचनाओं में आपको देखने को मिलता है। उनकी कुछ रचनाएं जो पाथ ब्रेकिंग पुस्तकें हैं दक्षिण भारतीय इतिहास के ऊपर, पांड्यन किंगडम 1929 की है, द चोलाज उन्होंने 2 वॉल्यूम में इसे प्रस्तुत किया, 1932 और 1935 में ये पब्लिश हुआ।
और फिर फाइनली जाकर हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जो लगभग इतिहास के सभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसे पढ़ते हैं। 1955 में इसका पब्लिकेशन हुआ। इसके अलावे अब चूंकि मूलतः ये चोलों के बारे में लिख रहे हैं, पांड्यों के बारे में लिख रहे हैं, इसके अलावा अगर चेर जो कि प्रेजेंट डे केरल से आप जोड़ सकते हैं, तो चेरों के बारे में कुंजन पिल्लई ने भी इस दौरान एक बड़ा अथॉरिटेटिव अकाउंट लिखा, परंतु और वो भी इंपेरिसिस्ट तरीके से ही लिखा, इंपेरिसिस्ट ट्रेडिशन में ही उन्होंने लिखने की कोशिश की, परंतु कुंजन पिल्लई को वो नीलकांत शास्त्री वाला स्टेचर हासिल नहीं हो पाया, क्योंकि शुरुआती दौर में ही कई अन्य इतिहासकार जैसे एमजीएस नारायणन वगैरह ने इसका काउंटर सामने रखना शुरू कर दिया था। तो एक जो क्रिटिसिज्म है, जो क्रिटिकल असेसमेंट है, वो भी इतिहासकारों का आना शुरू हो गया था कुंजन पिल्लई के राइटिंग्स के इर्द गिर्द। अब जैसे राजन गुरुकल की राइटिंग्स हैं, या राघव वैरियर हैं, पीएल चाकोचन हैं, केशवन वेलुथट हैं, इन सबों की राइटिंग्स केरल की हिस्ट्री के ऊपर एक दूसरे नजरिए से कुंजन पिल्लई की जो कंस्ट्रक्ट है उसको वो क्रिटिक करते हैं, और जो एक फ्यूडल मॉडल है, जो एक सामंतवादी तरीके से, सामंतवादी ढांचे के अंतर्गत इन सारे परिवर्तनों को देखने की कोशिश इन इतिहासकारों की है। और इन सबों के बीच आप पाएंगे कि 1960, 1970 और 1980 के दशक में भी एक बड़ा नाम दक्षिण भारतीय इतिहास में जो हमें देखने को मिलता है इतिहासकार के तौर पर, वो बर्टन स्टीन का है। और बर्टन स्टीन 1970 की दशक में लगभग इनविंसिबल हिस्टोरियन के तौर पर देखे जा रहे थे कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक नए नजरिए से साउथ इंडियन हिस्ट्री को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, जिसे हम सेगमेंटरी स्टेट थियरी के नाम से जानते हैं। परंतु कालांतर में जो इंपेरिसिस्ट हिस्टोरियंस हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, इन लोगों ने सेगमेंटरी स्टेट थियरी को भी उसका भी उन्होंने आलोचना किया, उसका क्रिटिकल असेसमेंट किया, और अब हम सेगमेंटरी स्टेट थियरी जो बर्टन स्टीन की है उसे उतना प्रभावी नहीं मानते, और वो एक हिस्टोरियोग्राफी का हिस्सा जरूर है, परंतु निश्चित रूप से वो नजरिया अब जो प्राइम नजरिया है वो निश्चित रूप से नहीं है। तो ऐसा माना गया कि सेगमेंटरी स्टेट थियरी मूलतः आइदान साउथहॉल, जिन्होंने अलूर सोसाइटी को, अलूर समाज को, जो कि ईस्ट अफ्रीका की कम्युनिटी रही है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए सेगमेंटरी स्टेट थियरी को प्रतिपादित किया था, और बर्टन स्टीन ने उसी सेगमेंटरी स्टेट थियरी का प्रयोग कर कर आप कह सकते हैं कि 600-700 ईस्वी से लेकर 1400-1500 ईस्वी विजयनगर काल तक जो साउथ इंडियन हिस्ट्री है उसको इसी सेगमेंटरी स्टेट थियरी के अंतर्गत समझने की कोशिश बर्टन स्टीन ने की। निश्चित रूप से इसे चैलेंज किया गया मार्क्सिस्ट इतिहासकारों के द्वारा, इंपेरिसिस्ट इतिहासकारों के द्वारा। आर चंपक लक्ष्मी की अध्ययन को आप देखें, या नोबोरू काराशिमा जो कि जापानीज हिस्टोरियन हैं, डीएन झा, सुब्रयालू, विजय रामास्वामी, इन सभी इतिहासकारों ने जो बर्टन स्टीन का प्रतिपादन है उससे इतर चीजों को प्रस्तुत करने की कोशिश की, और एक फ्यूडल मॉडल के तहत इन परिवर्तनों को जानने की कोशिश की। अब थोड़ा यह समझ लें कि ये जो हिस्टोरियोग्राफी में इस तरह की बातें हैं, और अलग अलग समय में अलग अलग मॉडल्स प्रचलित हुए, उसकी आलोचना हुई, इसके मूल में क्या है? अगर इतिहास के पटल पर, यानी दक्षिण भारतीय ऐतिहासिक भूमि पर अगर इसे उतार कर समझने की कोशिश करें, तो इसके मूल में आप देखेंगे कि कुछ जो एविडेंस हैं,
वो निश्चित रूप से अनइम्पीचेबल हैं और बहुतायत में उसके बारे में साक्ष्य उपलब्ध है। अब जैसे नाडू का उल्लेख सभी इंस्क्रिप्शंस में है, समकालीन रचनाओं में है, परंतु नाडू का स्वरूप क्या था? और अगर मान लीजिए उनका कोई स्वरूप आरंभिक काल में रहा होगा, 7वीं शताब्दी में रहा होगा, या संगम साहित्य में अगर जो बेसिक इकोनॉमिक यूनिट है उसे कैसे समझा जाता था, परंतु कालांतर में वह कैसे परिवर्तित हुआ, उसमें बदलाव आया, उसमें नए सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जुड़े और वो परिवर्तित हुआ। अगर इस डायनामिक तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो फिर इस प्रकार का मतभेद हमें देखने को मिलता है। तो मूलतः हो क्या रहा है, अगर चालुक्यों के समय की बात करें या राष्ट्रकूटों के समय की बात करें तो उसी ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, परंतु अब जब चोल, चेर, पांड्य अपने इंपीरियल फॉर्म में उपस्थित हैं 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में, तो यहां अब जो पॉलिटी का स्वरूप है वो ज्यादा सघन स्वरूप है। मोनार्की यानी राजवंश, अब राजशाही जिसे कहते हैं, राजशाही अब एक नॉर्मेटिव मोड ऑफ पॉलिटी साउथ इंडिया में हो चुका है। उसके पास अब ज्यादा संसाधन उपलब्ध हैं। वो कैसे नए इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वो किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग कर रहा है, उसमें किस प्रकार संस्थाएं जिसका वर्णन अदरवाइज पहले से भी हमें उपलब्ध था, सभा है, उर है, नाडू है, नाडू के जो लोग हैं, नत्तर हैं, तो ये किन परिस्थितियों में ऑपरेट कर रहे हैं और उनका सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिंकेजेस कौन से नए बन रहे हैं। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि लैंड ग्रांट यानी जो ब्रह्मदेय ग्रांट्स हैं उसके माध्यम से जो डोनर है या जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो नए इलाकों में अपना प्रभाव भी बढ़ा रहा है। मंदिर निर्माण की जो ट्रेजेक्ट्री है इन राजाओं के द्वारा, उसमें भी हमें एक तारतम्यता देखने को मिलती है कि कैसे उससे जो एक पॉलिटिकल या आप कह सकते हैं रिचुअल लेवरेजिंग कोई मोनार्क कर रहा है, वो हमें देखने को मिलता है। नए अगर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से जिसमें हम नए क्षेत्रों के बनने को अध्ययन करते हैं, अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो हम पाते हैं कि कई ऐसे रिवर बेसिन्स हैं, जैसे वाईगाई ताम्रपर्णी रिवर बेसिन है, वहां अब किस पॉलिटी का कंट्रोल हो रहा है, वहीं जो कावेरी डेल्टा है वहां किसी दूसरे पॉलिटी का कंट्रोल बनता जा रहा है। उन इलाकों में अब इस प्रकार के जो नेचुरल एरियाज ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू देयर एग्रीकल्चरल कैपेसिटी, जो उनकी जो क्षमता है उत्पादन के लिए, एग्रीकल्चरल उत्पादन के लिए, तो उस पर कैसे अपना वर्चस्व बनाया जाए। तो आप देखेंगे कि जो ये पॉलिटीज हैं, चाहे चोल, चेर, पांड्य हैं, वो इन वैलीज में जहां उनका दबदबा है, जहां उनका वर्चस्व है, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या वाटर स्लूइसेस बनाना या उसे प्रश्रय देना या उस इलाके में मंदिर निर्माण का कार्य करना, वो भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। सो देयर इज congruence between such royal endeavors even in cultural domains or construction domains and the kind of power that they leverage out of these activities, and it also establishes fair degree of control. Now अब ये कंट्रोल तो बन रहा है, लेकिन ये कंट्रोल किस किस्म का है और ये प्रभाव, ये कंट्रोल इसे कहें या एक प्रभाव कहें,
इसे केवल रिचुअल टर्म्स में देखें या इसे रियल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंस में भी देखें, इसके ऊपर इतिहासकारों में मतभेद है। तो अगर आप देखेंगे कि 7वीं शताब्दी में जब हमें अभिलेखों में पहली बार नाडू का उल्लेख मिलता है और 13वीं शताब्दी में जो अभिलेखों में नाडू शब्द का उल्लेख है और अलग अलग नाडुओं का उल्लेख है, तो अगर 13वीं शताब्दी तक जाकर हमें पता चलता है कि लगभग 550 नाडु दक्षिण भारतीय इतिहास में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये नाडुओं की संख्या इतनी बढ़ क्यों रही है? पहले इतने नाडु नहीं थे। अब ये जो नाडु क्रिएशन है, जिसे हम अदरवाइज सेगमेंटरी स्टेट में ऑटोनोमस पेजेंट का इलाका मानते थे, लोकलाइज्ड मानते थे, परंतु ये संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब जो मोनार्किकल पॉलिटी का पेनिट्रेशन है दक्षिण भारत में, वो भी साथ साथ बढ़ रहा है और इस प्रकार के इलाके क्रिएट हो रहे हैं। वो नाम वही है परंतु उनका नेचर अलग संभव है और उसमें जो सोशल रिलेशंस या सोशियो पॉलिटिकल रिलेशंस बन रहे हैं इस प्रक्रिया में, वो भी संभव है कि वो इंटरमीडियरीज का बन रहा होगा या मिडिलमैन का बन रहा होगा या ट्रांजैक्शनल बन रहा होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस नजरिए से इसे देखते हैं। अगर आप एक सेंट्रल रॉयल कंट्रोल के तौर पर देखें तो सीधा हस्तक्षेप मान सकते हैं। फ्यूडल दृष्टिकोण से अगर इस परिवर्तन को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो लंबी अवधि में धीरे धीरे एग्रेरियन सोसाइटी में कैसे रॉयल पेनिट्रेशन है अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स का, और एक फ्यूडल लॉर्ड अपना वर्चस्व बेहतर स्टैब्लिश कर पाता है और उससे जो एक नया ताना बाना बनता है समाज में और अर्थव्यवस्था में या राजनीति में, उसका परिलक्षण आप इन स्रोतों में देख सकते हैं। तो ये इसके मूल में है। ये जो डिसएग्रीमेंट है या ये जो विवाद है इतिहासकारों के बीच कि जो राजनीति रही होगी, जो राजनीतिक अवस्था दक्षिण भारत में रही होगी आरंभिक मध्यकाल में, उसकी प्रकृति क्या रही होगी, वो उसे फ्यूडल कहें या उसे सेगमेंटरी स्टेट के तरीके से देखें और रिचुअल राजा को एक रिचुअल सॉवरिन से ज्यादा नहीं माने जैसा हमें बर्टनस्टीन बताते हैं, या उसे हम जैसा नीलकांत शास्त्री बताते हैं कि ये एक अति शक्तिशाली मोनार्की यहाँ बन चुका था और जो राजराज चोल हैं या राजेंद्र चोल हैं उनकी जो छवि जो ट्रेडिशनल राइटिंग्स में है वो एक बड़े प्रभावी सशक्त राजा की है, जिसके अंतर्गत सेना है, संसाधन है। परंतु अगर सेगमेंटरी स्टेट के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये एक आप कह सकते हैं कि उतने बड़े सीधे तौर पर गवर्नेंस करने वाले या टैक्सेशन लेने वाले राजा नहीं हैं, परंतु इनका प्रभाव निश्चित रूप से एक बड़े क्षेत्र पर है, परंतु वो प्रभाव रिचुअल नेचर का है, यानी सांकेतिक है और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में वो अभिव्यक्ति उस प्रभाव की मिलती है। उसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन आप टैक्सेशन पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर होता नहीं देखते हैं। तो सेगमेंटरी स्टेट में मान्यता यह है कि जो नाडु थे वो सेल्फ रेगुलेटिंग इंडिपेंडेंट पेजेंट यूनिट्स हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स हैं और सभी सेंस में वो मूलतः स्वायत्त और स्वतंत्र ही हैं और कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी जैसी चीज नहीं है, कोई सेंट्रल रेवेन्यू ऑफिशियल्स नहीं हैं, टैक्सेशन के लिए कोई सेंट्रल टैक्सेशन की व्यवस्था नहीं है और ओकेजनल जो मिलिट्री कैंपेन्स बड़े बड़े राजाओं के द्वारा किया जा रहा है उसमें निश्चित रूप से इनकी सहभागिता समय समय पर रहती होगी, परंतु उससे ज्यादा नहीं। तो ये एक
तरीका या ये एक नजरिया है सेगमेंटरी स्टेट थियरी का चीजों को समझने का। परंतु दूसरी तरफ जैसा हम लोगों ने इसकी चर्चा की कि अगर आप इसे प्रोसेस सेंट्रिक तरीके से देखें कि इतिहास 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी तक नाडुओं की संख्या इतनी बढ़ कैसे गई, तो क्या प्रसारित हो रहा है, जो प्रसारित हो रहा है उसमें कोई पॉलिटिकल पुश है या वो स्वतः सामाजिक कारणों से फैल रहा है या आर्थिक कारणों से फैल रहा है और उसमें कोई पॉलिटिकल उसका इंटर कनेक्शन नहीं है। तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है कि इतने स्वायत्त तरीके से चीजों का फैलाव संभवतः नहीं हो रहा था। तो यही आधार है बर्टनस्टीन की सेगमेंटरी स्टेट थ्योरी का जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ये सारे मॉडल्स हमारे समक्ष हैं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मॉडल जो कि ट्रेडिशनल राइटिंग्स में उसकी अभिव्यक्ति की गई है नीलकांत शास्त्री जैसे इतिहास महालिंगम जैसे इतिहासकारों के द्वारा। बर्टनस्टीन की सेगमेंटरी स्टेट थियरी है जिसमें रिचुअल सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंट स्वायत्त नाडु की बात की गई है। और फ्यूडल मॉडल है जिसमें अलग अलग समय में जो परिवर्तन हो रहा है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में और नए प्रकार के संबंध बन रहे हैं, वो एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है। एक सिंपल पॉलिटी अब सघन तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरह की बातें हमें फ्यूडल मॉडल के जो प्रतिपादक हैं, उस प्रकार उस नजरिए से देखने वाले इतिहासकार हैं, उनकी राइटिंग्स में मिलती है। तो ये सारे कुछ मॉडल्स हैं जिसके सहायता से जो दक्षिण भारतीय परिस्थितियां हैं, राजनीति की, समाज की, अर्थव्यवस्था की और इस पूरे कालखंड में हो रहे परिवर्तन की, उसे हम समझ सकते हैं इन मॉडल्स को प्रयोग कर और एक बेहतर सेंस, एक स्टैटिक नहीं और एक आइसोलेटेड तरीके से नहीं बल्कि इंटर रिलेटेड तरीके से, डायनामिक तरीके से, प्रक्रियात्मक तरीके से एक समझ इस परिवर्तन की बना सकते हैं। धन्यवाद।